जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु GS एकेडमी, जिनकी डायरेक्टर रोशन आनंद सर, जिसमें से बायोलॉजी का हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व देखेंगे, जिसमें से चैप्टर नंबर आज हम लोग 9 देखेंगे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड ह्यूमन बॉडी, यानी कि पौधे और मानव में परिवहन। ठीक है, इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक के सभी का ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिए हैं। आप नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में वहाँ से देख सकते हैं। और बता दें दोस्तों कि इसे आपको हम किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट है, उसमें से प्रत्येक दिन एक एक सेट करवा रहे हैं। ठीक है, जो हमारा 30 सेट का चल रहा है, जिसमें से हम लोग 28 सेट कर चुके हैं। ठीक है, आप वो भी नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में बन जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। हमारा पहला प्रश्न है, सजीवों में पाए जाने वाले परिवहन तंत्र का क्या कार्य है? तो ये परिवहन तंत्र का कार्य है उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों में शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना। बिल्कुल। अगला है, अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थ को कोशिका से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचना। बिल्कुल, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, एक कोशिकीय जीवों में परिवहन किस विधि से संपन्न होता है? तो ये होता है विसरण विधि। यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा विसरण विधि। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पानी एवं घुलित लवणों का पौधा में परिवहन होता है, तो ये किसके द्वारा? जल। याद रखिएगा, ये हो जाएगा जाइलम। ठीक है, पानी यानी कि जल, ज से जल और ज से जाइलम। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो खाद्य पदार्थ, ये हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, जैसी जल या पानी बोलेगा तो ये जाइलम हो जाएगा, खाद्य पदार्थ या फल ये हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करना है, क्या विचार करना है, कौन सा इसमें से सही है? तो देखेंगे, पौधे में परिवहन का कार्य जाइलम तथा फ्लोएम के उत्तक के द्वारा होता है। बिल्कुल, जाइलम तथा फ्लोएम एक संवाहक उत्तक भी कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधे में खाद्य पदार्थ का परिवहन किस रूप से होता है? तो ये होता है सुक्रोज। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुक्रोज। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ग में पौधे में संवहन उत्तक नहीं पाए जाते हैं? तो संवाहक उत्तक। ठीक है, संवाहक उत्तक नहीं पाए जाते हैं, तो ये थैलोफाइटा और बायोफाइटा में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, से थैलोफाइटा और बायोफाइटा में संवाहक उत्तक नहीं पाया जाता, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आगे देखिए, पौधे में पानी की आपूर्ति। ठीक है, पौधे में पानी की आपूर्ति किस क्रिया के द्वारा होता है? तो ये परासरण के द्वारा। किसके कारण? परासरण के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ए। आगे देखेंगे, पौधे की जड़ों से पौधे के शीर्ष की ओर जल को परिवहन क्या कहलाता है? तो ये रसाकर्षण कहलाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, जाइलम में जल का परिवहन किस दिशा में होता है? तो ये जड़ से तना की ओर होता है। ठीक है, जड़ से तना की ओर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, फ्लोएम में भोजन का परिवहन किस दिशा में होता है? फ्लोएम का। ठीक है, तो ये दोनों दिशाओं में होता है। ठीक है, पत्ते में जड़ की ओर भी होता है और जड़ से तना की ओर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों तरफ से। आगे देखेंगे, इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो ये देखेंगे इसकी अधिकांश कोशिकाएं जीवित होती है, जी नहीं, इसकी अधिकांश को भी कोशिका मृत होती है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे यह खाद्य पदार्थ की स्थानांतरण करता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं स्थानांतरण करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद इसमें खाद्य पदार्थ का ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ परिवहन होता है, जी नहीं, तो इसमें से हो जाएगा 1 2 3 सब गलत है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए यहाँ पे, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, सभी गलत है, इसको लिख लीजिए सभी गलत है, ठीक है, सभी गलत है। आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे मिट्टी में पाए जाने जल का अपशोषण सर्वप्रथम किससे में होता है, ठीक है। तो जल का जो अपशोषण जो होता है सबसे पहले ये मूल रूप में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे पौधे मिट्टी से किस प्रकार का जल ग्रहण करता है, पौधे मिट्टी से किस प्रकार का जल ग्रहण करता है, तो ये कोशिका जल, क्या, कोशिका जल, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे विसरण की जिस विधि द्वारा जल जड़ों में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे निष्क्रिय अपशोषण कहते हैं, क्या कहते हैं, निष्क्रिय अपशोषण, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे जल के मूल रोमों द्वारा जल का अपशोषण तब होगा, तो ये होगा कोशिका रस में विलयों की सांद्रता अधिक होगी तब, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या विचार करना है, से कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा, तो देखते हैं क्या। पहला है पौधे में परिवहन का कार्य जाइलम तथा फ्लोएम के ऊतकों के द्वारा संपन्न होता है, ये आपको हम पीछे ही बताएं, तो बिल्कुल होता है। उसके बाद पौधे में होने वाले परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की कोई भूमिका नहीं होती है, बिल्कुल जी नहीं रहेगा, वाष्पोत्सर्जन की भूमिका होती है, ठीक है। तो बोल रहा है कौन सही है, तो ये केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ का परिवहन पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में किस विधि के द्वारा होता है, ठीक है, तो ये सक्रिय परागण के द्वारा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। से विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ जो है पदार्थ का परिवहन पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में किस विधि के द्वारा होता है, ठीक है, तो ये सक्रिय परागमन के कारण होता है, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कारण होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे पौधे में पोटासियम लवणों का परिवहन किस विधि से होता है, तो ये जो होता है पौधे में पोटासियम ये विसरण विधि के द्वारा होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा सही। आगे देखेंगे पानी के अंदर काटे हुए फूल अधिक समय तक ताज़ा रहता है, ठीक है, कहने का मतलब है कि से पानी के अंदर जो काटे हुए फूल जो अधिक समय तक ताज़ा रहता है, क्यों, क्योंकि पानी का स्तंभ बुलबुलों के कारण बंद नहीं होता है, इस कारण पानी के स्तंभ बुलबुलों के कारण बंद नहीं होता, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे जल तथा घुलनशील लवण का मूल रूप से पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया किस ऊतक के द्वारा संपन्न होता है, तो ये जाइलम के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको हम पिछले भी बताया तो ऊपर जहाँ जल हो जाएगा ये जाइलम हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखिए पौधे में बाहरी वायुवीय भाग में जल वाष्प के निकलने की क्रिया क्या कहलाती है, तो ये वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। से पौधे में बाहरी वायुवीय भाग जल वाष्प निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आगे देखिए एक पेड़ अपने पूरे जीवन काल में अपने भार का कितना गुना जल अवशोषित करता है, तो ये 100 गुना करता है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, से 100 गुना करता है। आगे देखेंगे
पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्य रूप से किस भाग में होता है? तो ये रंध्र में होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देखेंगे पौधे में सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, तो ये पत्ती में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे से पौधे में वाष्पोत्सर्जन की मुख्य रूप से किस भाग में होता है? तो ये रंध्र में। और सबसे ज़्यादा किस भाग में होता है? तो ये पत्ती में होता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्य रूप से किस भाग में होता है? तो ये रंध्र में। और पौधे में सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो ये पौधे में होता है, पत्ती में होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्नलिखित स्थितियों में कौन सा वाष्पोत्सर्जन को अत्यंत तेज करता है? तो ये कम आर्द्रता तथा उच्च तापमान, कम आर्द्रता तथा उच्च ताप, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मुख्य भूमिका होती है? तो ये होती है द्वार कोशिका की। ठीक है, किसकी? द्वार कोशिका की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन किस समय बिल्कुल रुक जाता है? तो ये बिल्कुल रात में वाष्पोत्सर्जन की जो समय है बिल्कुल ये रात में रुक जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखें रंध्र दिन में ही खुलते हैं क्योंकि द्वार कोशिका क्या होता है? ये प्रकाश संश्लेषण करती है और प्रासरणीय रूप से सक्रिय स्राव का निर्माण करती है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है कि रंध्र दिन में ही खुलते हैं क्योंकि द्वार कोशिका प्रकाश संश्लेषण करती है और प्रासरणीय रूप से सक्रिय स्राव का निर्माण करती है, इसलिए, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस पौधे में रंध्र नहीं पाया जाता है? तो ये जलोदभित्ति, क्या है? जलोदभिद में ये नहीं पाया जाता है रंध्र। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे देखेंगे पत्तियों में होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम उसके तापमान को कम करता है? तो ये करता है वाष्पोत्सर्जन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे पौधे द्वारा मिट्टी से प्राप्त जल का कितना प्रतिशत उपयोग करता है? तो वो 10% करता है। ठीक है, यानी कि वो भोजन तो बहुत ज़्यादा बना लेता है लेकिन प्रयोग बहुत कम होता है। ठीक है, पौधे में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा सही है? तो पौधे में होने से वाले, ये कैसे लिखा हुआ है भाई? पौधे में होने वाले से होता, ठीक ना? पौधे में होने वाले से वाष्पोत्सर्जन में जल की निरर्थक हानि होता है। बिल्कुल होता है, हानि तो होगा ही। वाष्पोत्सर्जन में जल की निरर्थक हानि होती है, तो ये होगा, ये सही है। उसके बाद पौधे में जल तथा लवणों में परिवहन हेतु वाष्पोत्सर्जन अनिवार्य है। बिल्कुल अनिवार्य, वाष्पोत्सर्जन होना बहुत जरूरी, क्योंकि वो इतना ना भोजन मतलब बना लेता है, तो वाष्पोत्सर्जन होना जरूरी है, तो ये भी सही है। उसके बाद वाष्पोत्सर्जन को पौधा का आवश्यक दुर्गुण माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3, और सॉरी 1, 2 और 3, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, ये तीनों सही है। आगे देखेंगे जल के अपशोषण एवं परिवहन में जल की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं? तो इसको मूल दाब कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे मूल दाब है, ये कहाँ उत्पन्न होता है? तो ये जाइलम वाहिकाओं में होता है। ठीक है, कहाँ? जाइलम वाहिकाओं में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे मूल दाब अत्यधिक तब होता है जब, मतलब मूल दाब जो है अत्यधिक कब होता है? तो ये होता है वाष्पोत्सर्जन बहुत कम हो और अपशोषण बहुत अधिक हो तब, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे मिट्टी में स्थित खनिज लवणों का अपशोषण पौधे के किस भाग में होता है? तो ये आयन, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, आयन में। ठीक है, आगे देखेंगे पौधे को अधिकांश पोषक तत्व की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो ये मिट्टी से होती है। ठीक है, कहाँ से? मिट्टी से, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
आगे देखेंगे पौधे के कोशिका भित्ति के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो ये कैल्शियम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या विचार करना है, से कौन सा सही है। तो पौधे में जल तथा घुलित खनिज लवणों के परिवहन में ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता, तो ये सही है। उसके बाद पौधे में खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाले परिवहन में ऊर्जा का उपयोग होता है, बिल्कुल होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही, ठीक है। आगे देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, और कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है, शो देखेंगे। तो प्रासरण के द्वारा पौधे अपने मूल रूप से भूमि से जल अवशोषित करता है, सही है। पौधे की कोशिकाओं में प्रासरण द्वारा जल का गमन होता है। उसके बाद पौधे के रंध्रों के खुलने तथा बंद होने में प्रासरण की भूमिका नहीं होती, बिल्कुल ये गलत है, भूमिका होती है। तो गलत ढूंढ रहा था, तो यही गलत हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे पौधे के कोशिकाओं की स्थिति बनाए रखने में किस तत्व की आवश्यकता होती है, तो ये पोटासियम की आवश्यकता होती है, किसकी, पोटासियम की, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन पौधे के बेहतर पोषक के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये लोहा नहीं आता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे रंध्रों के खुलने एवं बंद होने में किस आयरन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन, ये ऊपर भी था, तो ये पोटासियम की, ठीक है। आगे देखेंगे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव का संबंध है किससे, तो ये रसाकस से है, किससे, रसाकस से, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे पौधे के जड़ तथा तना के केंद्रीय भाग जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक विशेष प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, तो ये रम्ब स्टिल में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे पौधे की पत्तियां की किनारे तथा शिखर से जल का बूंदों के रूप में स्रावित होना क्या कहलाता है, तो ये बिंदु स्राव कहलाता है, बिंदु स्राव, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे पौधे में होने वाला बिंदु स्राव में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये किसकी होती है, ये मूल दाब की होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे बिंदु स्राव द्वारा स्रावित पानी होता है, ठीक है। तो ये पानी जिसमें लवण घुले हो वो होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए आवश्यक तत्वों की सांद्रता का जिसमें कम होने पर पौधे की वृद्धि धीमी हो जाती है को क्या कहते थे, इसे क्रांतिक सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक सांद्रता, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखें कोशिका में एटीपी संश्लेषण के समय किस तत्व की उपयुक्तता होती है, तो ये फास्फोरस की होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखें वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है, तो ये पोटोमीटर, क्या है, पोटोमीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन जो मापा जाता है ये पोटोमीटर से, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है, तो ये पत्ती में, ये ऊपर बताया गया है। उसके बाद वह परिस्थिति जिसमें वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, तो निम्न नमी उच्च तापमान, ठीक है, निम्न नमी और उच्च तापमान, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे पत्तियों के दो मुख्य कार्य कौन से हैं, तो प्रकाश संश्लेषण एवं वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे श्वसन मापक यंत्र, श्वसन मापक तंत्र, रेस्पिरोमीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। श्वसन, इसमें भी 100 आ रहा है और इसमें भी 100 आ रहा है, तो रेस्पिरोमीटर। आगे देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के समय इनमें
कौन सा तत्व जरूरी है? तो मैग्नीशियम जरूरी है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के समय इनमें मैग्नीशियम तत्व बहुत जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर होता है? तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक अंतः शोषण का उदाहरण है? तो अंतः शोषण का उदाहरण हो जाएगा अंतः शोषण, यानी कि सूखे बीज को जल में रखने से फूल जाना, बिल्कुल। बरसात में लकड़ी के दरवाजे का फूल जाना, ये भी। उसके बाद गोंद स्टार्च को जल में रखने पर जल का अपशोषण, जी बिल्कुल, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, आगे देखेंगे। पत्तियों में आगे देखेंगे, पत्तियों में स्थित प्रत्येक रंध्र द्वारा कोशिकाओं घिरा होता है। तो ये दो कोशिकाओं के द्वारा ये घिरा हुआ होता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। घासों और समान उद्यानों पौधों की पत्तियों के सिरे पर सुबह के समय पानी की बूंदें दिखती है। यह जल संचयन किससे प्राप्त होता है? तो ये जल रंध्र से प्राप्त होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? सिर्फ कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा सही है? तो जाइलम में जड़ का संचरण हमेशा ऊपर की ओर होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद फोलेयम में भोजन का संचय ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर दोनों हो सकता है, जी बिल्कुल, दोनों हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों। ठीक है, आगे देखेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? तो रक्त परिसंचरण का खोज जो किया था ये विलियम हार्वे किया था, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। मानव हृदय के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? तो मानव हृदय के इसमें इसका वजन लगभग 150 से 2 मतलब 1.5 kg से 2 kg होता है, जी नहीं, यही गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। मानव हृदय का औसत भार ये 300 ग्राम होता है। ठीक है, यहाँ 1.5 से 2 kg लिखा हुआ, यही गलत है। ठीक है, आगे देखेंगे। हृदय के बाहर परत पर बनी सुरक्षात्मक झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इसे पेरिकार्डियम कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। जो हृदय के बाहर जो परत बनी हुई रहती है, जो सुरक्षात्मक झिल्ली को, ये पेरिकार्डियम कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इस कथन में कौन सा सही है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? तो हृदय के ऊपर के चौड़ा भाग अलिंद कहलाता है, बिल्कुल। जो बाएं तथा दाएं हिस्सों में बटा रहता है, जी बिल्कुल, ये सही है। उसके बाद हृदय के निचले शंक्वाकार भाग को शिरा कहते हैं, जी नहीं, निलय कहते हैं। क्या कहते हैं? निलय। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए, केवल एक सही है। ठीक है, आगे देखेंगे। हृदय का दायां बायां अलिंद तथा दायां बायां निलय जिस संरचना द्वारा अलग रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्पेटम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेटम कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। त्रिदलीय कपाट पाए जाते हैं, तो ये दायां अलिंद तथा निलय के नीचे, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। हृदय में पाए जाने वाला कपाट, हृदय में पाए जाने वाला कपाट रक्त को मतलब ये आलिंद से निलय में जाने देता है, परंतु विपरीत दिशा में वापस नहीं आने देता। ठीक है, जिसे भल्व कहते हैं, जो कपाट लगा हुआ रहता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? कौन सा सही है? कौन सा इसमें सही है? ठीक है, तो हृदय के दाएं भाग में शुद्ध या
ऑक्सीजनित रक्त ही पाए जाते हैं? जी नहीं। उसके बाद हृदय के बाएं भाग में अशुद्ध या भी ऑक्सीजनित रक्त पाए जाते हैं? जी नहीं। तो ये दोनों गलत है। तो ये हो जाएगा न तो एक और न ही दो, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या विचार करना है, कौन सा इसमें सही है। ठीक है, कौन सा इसमें सही है। तो आगे देखेंगे, हृदय के कक्षों में बारी बारी से संकुचन तथा सिलिथन होता है? जी होता है। उसके बाद हृदय के कक्षों में होने वाले सिलिथन को सिस्टोल तथा संकुचन को डायस्टोल कहते हैं? जी नहीं, ये उल्टा लिख दिया। ठीक है, हृदय के कक्षों में होने वाले सिलिथन को डायस्टोल कहते हैं और संकुचन को सिस्टोल कहते हैं। ये गलत है, ये उल्टा लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद सिस्टोल तथा डायस्टोल मिलकर हृदय का एक धड़कन कहलाता है? जी बिल्कुल, ये मतलब 1 और 3 सही, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, मनुष्य में 1 मिनट में कितनी हृदय धड़कनें होती है? तो 72 से 75, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, हृदय में अर्धचंद्राकार बल्ब कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो ये पाया जाता है दाएं निलय के फुसफुस चाप के उद्गम स्थान पे। हाँ, उसके बाद बाएं निलय के महाधमनी के उद्गम स्थान पे। जी हाँ, तो ये हो जाएगा ए तथा बी दोनों स्थान में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, फुसफुस चाप कहाँ से निकलती है? तो फुसफुस चाप ये निकलती है, ये दायां निलय से निकलती है। कहाँ से? दायां निलय से। और महाधमनी कहाँ से निकलती है? तो ये बायां निलय से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फुसफुस चाप कहाँ से निकलती है? तो ये दायां से निकलती है और महाधमनी ये बायां से निकलती है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से हृदय का सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये पेरिकार्डियम द्रव, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? तो ये बायां निलय की सबसे मोटी होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगले तथा पक्ष यानी कि पीछे महाशिरा की नली हृदय के किस भाग में खुलती है? तो ये दायां आलिंद में खुलती है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक स्वस्थ व्यक्ति का समान स्थिति में रक्तदाब कितना होना चाहिए? मतलब कितना होता है? तो 120/80 होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, रक्तचाप ब्लड प्रेशर होता है, तो ये क्या होता है? तो ये महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे रक्त पर दबाव उत्पन्न होता है तो निलय के संकुचन से। किसका? निलय के संकुचन से, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, क्या विचार करना है? इसमें से कौन सा सही है? क्या है? कौन सा सही है? तो धमनियों के अपेक्षा शिराओं के रक्त पर दबाव अधिक होता है, तो ये गलत है, कम होता है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद शिराओं के अपेक्षा धमनियों के रक्त पर दबाव अधिक होता है, जी ये सही है। यानी कि कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और उसके बाद सोते समय घट जाता है। देखिए, सोते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? ये घट जाता है, और श्वास में भी यही होता है। ठीक है, हम लोग अगर दौड़ने के समय श्वास का जो अति है स्पीड वो बढ़ जाता है और सोते समय घट जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो ये धमनी से नापा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निलय के संकुचन से रक्त में उत्पन्न होने वाले दबाव को क्या कहते हैं? तो इसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखिए, मानव हृदय में कितने
कोष्ठक होते हैं? तो ये 4 कोष्ठक होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखिए, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड लगता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, रक्तचाप की माप एक विशेष उपकरण से मापी जाती है, तो ये सिर्फ स्फिगोनोमीटर से, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, हृदय की समान क्रिया और रोगों का पता लगाने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज कराने के लिए किया जाता है? तो ये हृदय का, ईसीजी का प्रयोग, ठीक है, तो ये हृदय के लिए थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस प्रक्रिया द्वारा शोषण के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ देती है? तो ये विसरण के द्वारा थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, हृदय का समान सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? तो ये 120, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, जार्विक 7 है, तो ये कृत्रिम हृदय क्या है? कृत्रिम हृदय, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? तो ये पंपिंग स्टेशन की तरह, ठीक है, पंपिंग स्टेशन की, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो ये 2 अरब, ठीक है, देखते हैं, इसका हो जाएगा 2 अरब, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, लब डब धमनी किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होता है? तो ये हृदय के कारण, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है? तो ये कौन सा हो जाएगा? हृदय की ध्वनियाँ हृदय के अंदर आंतरिक रूप से बहाव करती है, जी नहीं, ये गलत है। उसके बाद हृदय की ध्वनियाँ हृदय के बाहर रुधिर बहाव का कारण होती है, जी नहीं, ये भी गलत है। उसके बाद हृदय की ध्वनियाँ हृदय के बाहर रुधिर बहाव के कारण होती है, जी नहीं, यानी कि इसका डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे देखेंगे, हृदय से उत्पन्न लब डब ध्वनि को किस यंत्र से सुना जा सकता है? तो ये स्टेथोस्कोप के अति से सुना जा सकता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो ये द्विगुण परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विगुण परिवहन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मानव शरीर में रक्त परिवहन के एक चक्र पूरा होने पर रक्त हृदय से होकर कितनी बार गुजरता है? तो ये 2 बार गुजरता है, ठीक है। आगे देखेंगे, हृदय के एक धड़कन में शामिल है एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, ठीक है, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मानव शरीर का केंद्रीय पंप अंग क्या है? तो ये हृदय है, ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखिए, पेस मेकर को क्या कहते हैं? तो ऐसे नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेस मेकर को ऐसे नोड कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, मनुष्य में हृदय गति का नियंत्रण होता है। मनुष्य के हृदय गति का नियंत्रण होता है, तो इसमें 100 इसमें ऐसे नोड भी हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र भी हो जाएगा, ए भी नोड भी हो जाएगा, और यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी मिलकर। आगे देखें, पेस मेकर तंत्र में शामिल होता है, तो ये पेस मेकर तंत्र में ये ऐसे नोड भी शामिल होता है, ए भी नोड भी होता है, पुरकिंजित तंतु भी होता है, और हिज का बंडल भी होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखेंगे, ऐसे नोड क्या है? तो ये तंत्रिका उत्तक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ऐसे नोड क्या है? तो ये तंत्रिका उत्तक है।
आगे देखेंगे, हृदय के धड़कनों को नियंत्रित करने से हेतु ऐसे नोड में उत्पन्न विद्युत तरंगे किस पथ से आगे बढ़ती है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, ए भी नोड से लेके ये पुरकिंजे फाइबर तक के जाती है और बीच में ये बंडल ऑफ हिस। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा, पेसमेकर तंत्र के नियंत्रक हेतु ऐसे नोड पर सिम्पैथेटिक और वैगस नामक स्वायत्त तंत्रिका तंतु जुटे होते हैं। उसके बाद सिम्पैथिक तंतु हृदय गति को बढ़ाता, उसके बाद वैगस तंतु हृदय गति को घटाता है। तो ये भी घटाता है, यानी कि 1 2 3, यानी कि इसमें से सब सही है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, इसमें से कौन सा एक सही है। तो संपूर्ण हृदय एक साथ फैलता है, नहीं, ये तो गलत है। नहीं एक साथ फैलता है और नहीं एक साथ सिकुड़ता है। ठीक है, तो संपूर्ण हृदय एक साथ न तो फैलता है और नहीं सिकुड़ता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, हृदय में स्थित विभिन्न कपाट, तो ये रुधिर के बहाव में नियंत्रित करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, इसमें से कौन सा सही है। रुधिर का पीएच मान कम होने से हृदय की गति बढ़ती है, बिल्कुल, और कम होने पर ये बढ़ती है और अधिक होने पर ये कमती है, यानी कि दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको संग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों सही है। आगे देखिए, शिराओं में रक्त का परिवहन किस दिशा में होता है। तो ये शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर होता है, यानी कि इसको संग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, धमनियों में रक्त का परिवहन किस दिशा में होता है। तो ये हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में, तो ये हो जाएगा हृदय से शरीर के सभी अंगों में, यानी कि इसको का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, शिराव पूछेगा तो ये अंग से हृदय, और धमनी पूछेगा तो ये हृदय से शरीर। ठीक है, हाँ ठीक है, शिराव होगा तो ये अंग से हृदय हो जाएगा, और धमनी हो जाएगा तो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों की ओर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कोरोनरी वाहिनियों कहाँ रक्त प्रवाहित करता है। तो ये हृदय के दीवार के अंदर है, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, पोर्टल वाहिनियाँ कहाँ रक्त प्रभावित करती थी। ये एक अंग से दूसरे अंग जिसमें हृदय शामिल नहीं हो। एक सेकेंड, ये तो लगता है गलती हो गया, ये कोरोनरी पूछेगा। ठीक है, तो कोरोनरी हो जाएगा ये हृदय के दीवार के अंदर। ठीक है, कोरोनरी, और ये पोर्टल वाहिनियाँ कहाँ रक्त प्रभावित करती है। तो ये हो जाएगा एक अंग से दूसरे अंग जिसमें हृदय शामिल नहीं हो। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको दोनों को फिर से एक बार देखते। कोरोनरी पूछेगा। ठीक है, कोरोनरी वाहिनियाँ रक्त कहाँ प्रभावित करती है। तो ये हृदय के दीवार के अंदर। ठीक है, और पोर्टल वाहिनियाँ पूछेगा तो ये हो जाएगा एक अंग से दूसरे अंग जिसमें हृदय शामिल नहीं हो। ठीक है, आगे देखेंगे, हृदय की क्रिया संचालित होती है तो ये हार्मोन में भी होगी, उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगटा द्वारा, उसके बाद यह एक स्वचालित अंग है, तो यानी कि इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, आगे देखेंगे, इनमें से कौन सी रुधिर वाहिनियाँ द्वारा ऑक्सीकृत रक्त ले जाया जाता है। तो ये अरोटा के द्वारा, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरोटा। आगे देखेंगे, फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाकर इसको फिर से पढ़ते हैं। फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाकर
फुफ्सिया सिरा खुलती है, तो ये बायां अलिंद में, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। क्या देखना है, कौन सा एक सही नहीं है। तो शिराओं से होकर अशुद्ध रक्त परिवहन होता है, ये सही है। उसके बाद शिरा का दीवार धमनी के अपेक्षा पतली होती है, बिल्कुल। उसके बाद शिराओं में रक्त को वापस लौटने से बचने के लिए जगह जगह बल्ब लगे होते हैं, ये भी सही है। उसके बाद शिराओं में रक्त का दबाव धमनी की अपेक्षा अधिक होता है, जी नहीं, यही गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, इसमें से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो आगे पहला है, धमनियों में फुसफुस धमनी अपवाद है जो अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है, हाँ ये तो सही है। उसके बाद शिराओं में फुसफुस शिरा अपवाद है जो शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक लाती है, जी ये भी सही। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक तथा दो दोनों सही। आगे देखेंगे, हृदय में डब की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ये होती है सेमी लूनर बल्ब को बंद होने पर डब, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। सेमी लूनर बल्ब के बंद होने पर क्या, ये डब, और खुलने पर ये लब, ठीक है, ये याद रखिएगा। सेमी लूनर बल्ब के बंद होने पर डब और खुलने पर लब, ठीक है। आगे देखते हैं, हृदय की पेशियों को रक्त पहुंचाया जाता है, तो ये कोरोनरी धमनी द्वारा, किसके द्वारा, कोरोनरी धमनी द्वारा। आगे देखेंगे, फुसफुस धमनी की उत्पत्ति होती है, तो दाएं नीलाय से, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, दाएं नीलाय से। आगे देखेंगे, किस रक्त नली की दीवारें मोटी, लचीली तथा कपाटहीन होती है, तो ये धमनी की, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। आगे देखें, यकृत निवाहिका तंत्र द्वारा आंत में पचा हुआ भोजन सब प्रथम पहुंचता है, तो ये यकृत में पहुंचता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, शरीर में हृदय की और रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं, तो उसे शीरा कहते हैं। क्या कहते हैं, शीरा कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रत्येक धड़कन या कार्डियक चक्र में हृदय द्वारा रुधिर को बाहर की ओर पंप की जाने की मात्रा होती है, तो ये होती है 70 ml। हाँ, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 70 ml। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो पल्मोनरी शिरा अशुद्ध रक्त को दाहिनी नीलाय से फेफड़ा में पहुंचाता है, जी नहीं। उसके बाद पल्मोनरी धमनी शुद्ध रक्त को फेफड़ा से बाएं अलिंद में पहुंचाया, जी नहीं, ये दोनों उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो एक और न ही दो। आगे देखेंगे, धमनी के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। धमनी के सबसे बाहरी परत को ये ट्यूनिका कहते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। धमनी के बाहरी परत को, ठीक है, तो ट्यूनिक कहते हैं, और आंतरिक परत को ट्यूनिक इंटीमा कहते हैं, ठीक है। इसको आंतरिक और मध्य वाला को मीडिया कहते हैं, ट्यूनिक मीडिया कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये मीडिया हो जाएगा, एम म से मध्य और म से मीडिया, ठीक है, और ट्यूनिक हो जाएगा बाहरी, और ये इंटीमा हो जाएगा आंतरिक, यानी कि अंदर। ई से यहाँ देखिए, इन से इन और इन से आंतरिक मतलब इन, ठीक है, इसको याद करने का हम बता रहे हैं, ठीक है। ई से इन हो जाएगा, इन मतलब अंदर यानी कि आंतरिक, एम से मीडिया या एम से मध्य हो जाएगा यानी कि बीच में, और ट्यूनिक हो जाएगा ये एक्सटर्ना। एक्सटर्ना मतलब इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे एक्स्ट्रा हो जाएगा तो बाहर ही न रहेगा, तो ये सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अब सिर्फ हम याद करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखें, रक्त तथा लसिका किस प्रकार के उत्तक है, तो ये तलर संयोजक उत्तक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखें, मानव शरीर में रक्त की मात्रा
मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो ये लगभग 7% होता है, यानी कि इसको इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और एक व्यक्ति मनुष्य में औसतन कितना रक्त पाया जाता है? तो ये 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। अगला प्रश्न, मानव रक्त किसकी उपस्थिति के कारण गाढ़ा, लसलसा और श्यान होता है? तो ये एल्बुमिन प्रोटीन के कारण, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखिए, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4। ठीक है, तो आगे देखेंगे, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत होता है? तो ये 55% होता है। कितना होता है? 55%, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखें, सीरम कहलाता है। तो सीरम प्लाज्मा जिसमें प्रोथ्रोम्बिन अनुपस्थित हो। ठीक है, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, याद कराने का तो निमोनिक्स हम सब याद करा देंगे, लेकिन वही है कि इसमें एक क्वेश्चन भी ज़्यादा है और समय भी ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे, रक्त है तो रक्त एक तरल संयोजित ऊतक है, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, रक्त प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं। तो ये जल, रक्त प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में क्या रहता है? तो जल। आगे देखें, रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो ये 90% से अधिक होता है। ठीक है, आगे देखें, रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो सबसे कम 7% होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, रक्त प्लाज्मा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ये एल्बुमिन पाया जाता है, ग्लोबुमिन भी पाया जाता है और फाइब्रोनिजोन भी पाया जाता है, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखेंगे, रुधिर को थक्का बनाने वाले कारकों को यदि निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा का शेष बचा भाग क्या कहलाता है? तो ये सीरम कहलाता है, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या विचार करना है? इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या विचार करना है? इसमें से कौन सा सही है? तो फाइब्रोनिजोन, ग्लोबुमिन तथा एल्बुमिन रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रमुख प्रोटीन है। बिल्कुल, ये ऊपर ही देखें। उसके बाद फाइब्रोनिजोन का उपयोग रक्त का थक्का बनाने में तथा ग्लोबुमिन शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करने में उपयोगी होता है। बिल्कुल, उसके बाद एल्बुमिन का उपयोग प्रासरणिक संतुलन बनाने में होता है। बिल्कुल, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों। ठीक है, आगे देखेंगे, रक्त को थक्का बनाने में किस प्रोटीन का महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइब्रोनिजोन। ठीक है, इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किस रक्त का थक्का बनाने में किस प्रोटीन का होता है? तो फाइब्रोनिजोन। आगे देखें, रक्त का एक सेकेंड, हाँ, ये मानव रक्त में लगभग कितना प्रतिशत, मानव रक्त में लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिर राणु का होता है? तो ये 40 से 45%, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा, रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या अन्य सभी कणिकाओं की संख्या से अधिक होती है। तो ये सही है। उसके बाद, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल अन्य सभी रुधिर कणिकाओं की तुलना में सबसे ज़्यादा होता है। बिल्कुल, उसके बाद, लौह युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन केवल लाल रुधिर कणिकाओं में ही पाए जाते हैं। बिल्कुल, उसके बाद, रक्त यानी कि सब सही है तो गलत यही होगा। ठीक है, ऊंचाई पर जाने से तथा रक्त स्राव की स्थिति लाल रक्त कणिकाओं में घट जाती है। जी नहीं, यही गलत है। ऐसे भी ये तीनों अगर सही है तो यही गलत होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखें, केंद्रक विहीन रुधिर कोशिका, तो ये कौन है? तो ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए तथा सी, केंद्रक विहीन रुधिर कोशिका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आगे देखेंगे, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना है? 120 दिन। ठीक है, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखें, उच्च 49 अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी
की संख्या में वृद्धि, आरबीसी की संख्या में क्या होती है, तो वृद्धि होती है, यानी कि इसको संग ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, इसको संग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे रक्त में लाल रंग किस कारण से होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, ठीक है, इसको संग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो ये ऑक्सीजन का परिवहन ये कार्य है, ठीक है, तो इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखें लाल रक्त कण आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो ये शरीर के प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाता है, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा देखिएगा तो दोनों मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है लेकिन दोनों मिलता जुलता है। आगे देखेंगे जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश होता है तो प्रतिक्रिया कौन आरंभ करता है, तो ये WBC करता है। आगे देखें रुधिर को थक्का बनाने में भाग लेता है तो कौन, प्लेटलेट्स, ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे देखें मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं में कौन सी किस्म अधिक होती है, तो ये न्यूट्रोफिल्स, क्या होती है, न्यूट्रोफिल्स, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे श्वेत रुधिर कणिकाओं WBC में कौन सी किस्म सबसे कम होती है, तो बेसोफिल्स होती है, क्या होती है, बेसोफिल्स, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए इनमें कौन से श्वेत रक्त कण हानिकारक सूक्ष्म जीव का भक्षण करती है, तो ये न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत रक्त कण एंटीबॉडी बनकर रोगाणु को नष्ट करता है, तो ये लिम्फोसाइट, ये WBC का ही नाम है लिम्फोसाइट, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे एलर्जी युक्त प्रतिक्रियाओं में शरीर में कौन सी श्वेत रक्त कण की संख्या बढ़ जाती है, तो ये एसिडोफिल, किसकी, एसिडोफिल की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हीमोग्लोबिन किस रक्त कण का महत्वपूर्ण घटक है, तो ये RBC का, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे एक वयस्क पुरुष के लिए समानतः हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml में रक्त में होना चाहिए, तो ये 14.5 ग्राम होना चाहिए, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 12 से 14 ग्राम, 12 से 16 ग्राम, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या कह रहा था, एक वयस्क पुरुष के लिए समानतः हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml रक्त में होना चाहिए, तो 14.5 ग्राम। उसके बाद ये बोल रहा है एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 12 से 16, ठीक है। आगे देखेंगे रक्त में किस कोशिका की संख्या सबसे कम होती है, तो ये WBC की कम होती है, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए श्वेत रक्त कण WBC की कौन सी किस्म हिस्टामिन, सीरोटिन एवं हिपेरिन का स्राव करती है, तो ये बेसोफिल का, किसका, बेसोफिल का, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथोबिन का संबंध है, तो ये रक्त जमाव का, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, तो ये विटामिन के, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हमारे शरीर के अंदर रक्त थक्का नहीं बनता है, किसके कारण, तो ये हिपेरिन के कारण, ठीक है, हिपेरिन के कारण होगा ही इसमें आगे क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखेंगे मानव शरीर का समान तापक्रम कितना होता है, तो ये 36.9 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखें मानव रुधिर के कार्य क्या है, तो मानव रुधिर का कार्य हो जाएगा O2 CO2 तथा अपशिष्ट का परिवहन, हाँ। उसके बाद शरीर के ताप को नियंत्रण,
बिल्कुल। उसके बाद संक्रमण से बचाव, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यहाँ पे शरीर होगा, ठीक है, पता नहीं ये प्रिंट मिस हो गया, शरीर होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन लाया जाता है, ठीक है, तो ये लोहित कोशिका के द्वारा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, लाल रक्त कण आरबीसी किस नाम से जानी जाती है, तो ये एरिथ्रोसाइट, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और ये ल्यूकोसाइट WBC के नाम से जाना जाता है, और थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेलिस्ट, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आरबीसी को यूथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट WBC को, और थ्रोम्बोसाइट ये प्लेटलिस्ट को, ठीक है। आगे देखेंगे, इसको फिर से देख लीजिए, समझे। आरबीसी यानी कि लाल रक्त को, यूथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट ये हो जाएगा WBC, और ये थ्रोम्बोसाइट ये हो जाएगा प्लेटलेट्स, ठीक है। आगे देख लीजिए, यह दिया हुआ आगे, रक्त बिंबाणु यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स किस नाम से जाना जाता है, तो ये थ्रोम्बोसाइट, देखिए ये नीचे ही दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता है, हिपेरिन बोले थे ना, ये आगे आ जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है, ठीक है, तो ये रक्त जमता है, नहीं जमता, ठीक है, तो हिपेरिन के कारण नहीं जमता, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मिस्टेक, रक्त नहीं जमता है, ठीक है। आगे देखेंगे, जोंक में कौन सा थक्का विरोधी रसायन पाया जाता है, तो ये रिडुडिन, क्या रिडुडिन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, तो ये प्लीहा को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो ये अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। और आगे देखेंगे, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो ये प्लीहा को कहा जाता है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, समान मानव के खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः डैश और डैश होता है, तो ये 2 से 7 और 3 से 10 मिनट, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनने में मदद करता है, तो ये थ्रोम्बोप्लेस्टिन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है, तो ये होता है थ्रोम्बिन, किसके का, थ्रोम्बिन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, न्यूट्रोफिल तथा लिम्फोसाइट का उद्गम कहाँ होता है, तो ये अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या विचार करना है, इसमें से कौन सा सही है, ठीक है, इसमें से कौन सा सही है। तो यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल करता है, तो ये तो सही है। यह लौहयुक्त यौगिक है। उसके बाद यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जी नहीं, ये गलत है। उसके बाद यह यह रक्त लाल रंग का रंग प्रदान करता है, हाँ करता है, यानी कि कौन सा सही है, तो ये हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Cu+, यानी कि कॉपर। आगे देखेंगे, श्वेत रक्त कणिकाओं WBCS कितने प्रकार की होती है, तो ये 5 प्रकार की होती है। आगे देखेंगे, रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स के संबंध में क्या सही है, तो उन्हें थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, बिल्कुल, ये आपको हम ऊपर ही बताएं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस रक्त कणिकाओं की मृत्यु रक्त में ही हो जाती है? तो ये WBC केस। इसको संग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो ये हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है, यानी कि इसको संग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखें, रक्त स्कंद यानी कि क्लोटिंग ऑफ ब्लड में सहायक होता है। तो ये होता है हमारा रक्त बिंबाणु भी होता है, प्रोथोबिन भी होता है, विटामिन के भी होता है और कैल्शियम आयन, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देखिए, गति प्रेरक का संबंध है, तो ये हृदय से, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, पेस मेकर का क्या कार्य है? तो ये पेस मेकर का कार्य है, ये हृदय की धड़कन को प्रारंभ करता है, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखें, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिका को त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, रक्त का शुद्धिकरण होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी में भी होता है, फेफड़ा में भी होता है, यकृत में भी होता है, यानी कि इसमें से सभी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखेंगे, मानव रुधिर होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर होता है, तो 140 से 180। ठीक है, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मनुष्य में समान निरंजन फास्टिंग के दौरान रुधिर शर्करा का स्तर प्रति 100 ml रुधिर में कितना होता है? तो ये 80 से 100, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही हो जाएगा, रक्त में ग्लूकोज की समान मात्रा 80 से 120 बटा 100 ml रक्त होता है, हाँ होता है। उसके बाद रक्त में कोलेस्ट्रॉल का समान मात्रा 150 से 200 बटा 100 ml रक्त होता है। उसके बाद रक्त में यूरिया का समान मात्रा 18 से 38 बटा 100 ml रक्त होता है, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे देखिए, मानव समांतर रक्त स्राव के कितने समय बाद रक्त का थक्का बन जाता है? तो ये 5 से 10 मिनट बाद, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो ये लोहा है। ठीक है, तो इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या विचार करना है? इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो ये हो जाएगा, लाल रक्त कणों RBC का आकार उभयावतल होता है, हाँ होता है। उसके बाद श्वेत रक्त कण की आकृति निश्चित नहीं होती है, बिल्कुल ये सही है। उसके बाद रक्त बिंबाणु जिसे प्लेटलेट्स अनियमित आकृति की या तारानुमा कोशिका होती है, तो होती है, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे, रक्त समूह का आविष्कार कौन किया था? तो ये कार्ल स्टेनर ने किया था, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, रक्त समूह की खोज हेतु लैंड स्टीनर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया था 1930 में। ठीक है, और ये खोज किया था 1901 में। ठीक है, आगे देखिए, ABO रक्त समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो ये कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। इसको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, AB रक्त समूह है, तो एंटीबॉडी नहीं होता है, AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होता, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस रक्त समूह कोई एंटीजन उपस्थित नहीं करता है? तो ये O नहीं करता, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, रक्त में एंटीजन उपस्थित होते हैं, तो लाल रक्त कणिकाओं के सतह पे, यानी कि इसको ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे,
रक्त में एंटीबॉडी मौजूद रहते हैं तो ये प्लाज्मा में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखें, एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी निर्माण को बढ़ावा देता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, से कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, तो ए बी ऐसा रक्त समूह है जिनमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। जी नहीं, ऊपर ही देखें, इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद ओ रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, ये सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर केवल 2 हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है, तो ये संक्रमण के विरुद्ध है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखें, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, तो ये ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे, देखिए ध्यान से देखें तो सब मिलता जुलता क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर किए हुए। आगे देखें, कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को दे सकता है। ठीक है, तो ये बी वाला है तो बी को तो दे ही सकता है और ए बी को भी दे सकता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, कोई एक प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। ए वाला है तो ये ए वाला है तो ए को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखें, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह को दे सकता है, भले रक्त ले सकता है, तो ये ओ वाला है ना, तो ये सिर्फ ओ वाला से ही ले सकता है। ठीक है, ये दे सबको सकता है, ओ वाला है ये ए के बी को ए बी दोनों को दे सकता है, लेकिन जब ये लेगा तो सिर्फ ओ वाला से लेगा। ठीक है, आगे देखें, रक्त समूह ए बी वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। अगर ए बी वाला है, ठीक है, तो ये केवल ए बी वाला को ही दे सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखें, किस रक्त वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, तो ये एंटीबॉडी पाए जाते हैं तो ये ओ वाला में पाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखें, शरीर की विशालतम धमनी है तो ये एओर्टा है। क्या है, एओर्टा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे देखें, ए बी रक्त वाला एक व्यक्ति तो किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, ए बी वाला। ठीक है, ए बी वाला है ये किसी भी वर्ग से ले सकता है, ये यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता है, तो ये है ओ। ठीक है, ये ओ हो जाएगा और इसी में अगर प्लस माइनस पूछ दे तो ओ माइनस वाला होगा। ठीक है, अगर इसमें नहीं दिया, अगर इससे भी ज़्यादा अगर हार्ड कर दे कि से ओ हो जाएगा, ओ प्लस हो जाएगा, ओ माइनस हो जाएगा, तो ये ओ माइनस वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीजन ए तथा बी दोनों अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखें, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्त करता है, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, तो ये ए बी को कहते हैं, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखें, रुधिर वर्ग ए बी की यूनिवर्सल एक्सेप्टर सर्वग्राही कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी ए बी दोनों अनुपस्थित होते हैं, इसलिए। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, नीचे एक अभिकथन ए और अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। ठीक है, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल कहा जाता है, प्राप्त करता। जी नहीं, ये देने वाला है। क्या है? देने वाला, यानी कि ये गलत है, ये लेने वाला नहीं, ये देने वाला है। ठीक है, आगे देखेंगे, ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता, ये सही है, यानी कि इसका हो जाएगा
ए गलत है लेकिन आर सही है, ए गलत है यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। यदि माता पिता में से किसी एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे संभावित क्या होगा, तो ए या बी हो सकता है। ठीक है, तो इसको सुनकर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखें, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिलाओं का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है, तो ओ नहीं हो सकता है। तो इसको सुनकर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या हुआ, तो ए बी और ए बी भी हो सकता है, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर बी होगा सही। आगे देखेंगे, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र की निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है, तो ए भी नहीं हो सकता, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, यदि एक पिता और माता का रक्त वर्ग क्रमशः ए और ओ हो तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उनके बच्चे में संभव नहीं है, तो ये बी संभव नहीं है। ठीक है, तो इसको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या हुआ, तो ए और ओ हो सकता है, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, तो ये हो जाएगा रक्त समूह ए बी वाला व्यक्ति केवल ए बी से ही रक्त दे सकता है, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, RH फैक्टर का पता किसने लगाया था, तो ये लैंड स्टीनर तथा विनर ने, तो इसको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, RH फैक्टर नाम किससे संबंधित, तो ये बंदर से है। ठीक है, आगे देखेंगे, RH एंटीजन को सर्वप्रथम पाया गया तो रिसेसिस बंदर में, रिसेसिस, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से रक्त समूह के जोड़े में किसमें रक्त का अभिश्लेषण हो जाएगा, तो ये ए बी का, तो इसको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसियम फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस होना। ठीक है, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखिए, RH तत्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ये जेंट्स का RH प्लस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये RH प्लस नहीं होना चाहिए, और यानी कि RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला का। ठीक है, ये रहेगा ना, तो ये जो ऊपर वाला प्रश्न है ये देख लीजिए। ठीक है, इसी के कारण रक्त का थक्का बनने में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की स्थिति उत्पन्न होती है ये कब होती है, जब भ्रूण का रक्त RH प्लस तथा माता का रक्त RH हो। अगर इसको देखिएगा तो ये तीनों प्रश्न एक ही हैं। ठीक है, सिर्फ पूछने का तरीका अलग है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, समान स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे देखेंगे, मानव शरीर का तापमान न ही जाड़ों में घटता और न ही गर्मियों में बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग को ठंडा में ठंडा लगता है और गर्मी में गर्मी लगता है, तो इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, शरीर ऊतकों के बीच पाए जाने वाला द्रव को क्या कहते हैं, तो लसिका भी कहते हैं, ऊतक द्रव भी कहते हैं,
लिम्फ भी कहते हैं, यानी कि इनमें से सभी। आगे देखें, लसिका में नहीं पाया जाता है, तो लसिका में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं होता है, ठीक है। तो इसको संख्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आगे देखें, रक्त समूह के निर्धारण हेतु निम्नलिखित में से कौन एक अप्रभावी जीन है, तो IO, यानी कि इसको संख्या ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बस हो गया दोस्तों, थोड़ा सा और आगे देखें, संतान को यदि माता पिता से IA और IB जीन प्राप्त होता है तो उस संतान में कौन सा रक्त वर्ग होगा, तो ये AB होगा, यानी कि इसको संख्या ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मानव का रक्त दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यानी कि इसको संख्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे देखें, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, क्या विचार करना है, इसमें से कौन सा सही है, तो ये है पुरुष के रक्त के तुलना में महिलाओं के रक्त में लाल रक्त कणिका आरबीसी की संख्या कम होती है, बिल्कुल ये सही है। आगे देखें, पुरुष के शरीर में महिलाओं के अपेक्षा रक्त की मात्रा अधिक होती है, तो बिल्कुल तो दोनों सही है, इसको संख्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आगे देखें, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्तता आपूर्ति को क्या कहते हैं, तो ये इस्कीमिया कहते हैं, क्या कहते हैं, इस्कीमिया कहते हैं, यानी कि इसको संख्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे देखें, व्यक्ति की वृद्धि हो जाने पर रक्तचाप घट जाता है, तो इसको संख्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखें, सबसे लंबी श्वेत रक्त कण कौन है, तो ये लिम्फोसाइट, ठीक है। सबसे बड़े मोनोसाइट और सबसे छोटे लिम्फोसाइट, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे यहाँ पे बड़ी पूछ रहा है तो मोनोसाइट और सबसे छोटी हो जाएगा तो लिम्फोसाइट। आगे देखें, मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है तो 0.007 mm, यानी कि इसको संख्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, मानव के लाल रक्त कणों आरबीसी को व्यास होता है तो लगभग 7, ठीक है, इस लगभग 7 माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर, यानी कि इसको संख्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, क्या विचार करना है, इसमें से कौन सा सही है, इसमें से क्या देखना है, इसमें से कौन सा सही है। तो मानव शरीर में शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त एक साथ प्रभावित होता है ना, ये गलत है, ठीक है। आगे देखेंगे, मानव शरीर में शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त अलग अलग प्रभावित होते हैं, हाँ, जब ऊपर गलत है तो ये सही होगा ही, क्योंकि जब एक साथ नहीं होगा तो अलग अलग ना होगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, रक्त में लाल रक्त कण आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है, तो ये हीमोसाइटोमीटर, यानी कि इसको संख्या ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका केंद्रक पालीवत होता है, ये होता है ईओसिनोफिल, यानी कि इसको संख्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ठीक है, और बता दें दोस्तों कि हम डेली प्रैक्टिस से दरोगा का प्रैक्टिस सेट डेली लगवा रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारा किरण पब्लिकेशन के द्वारा सेट 1 से 30 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग एडिटोरिया का सेट चला रहे हैं जिसमें 15 को सेट है। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो बिहार दरोगा, ठीक है, जो ज्ञान बिंदु GS एकेडमी जिनके डायरेक्टर रोशन आनंद सर के द्वारा जो 3rd एडिशन बुक आया है उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो के में लास्ट तक बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।